हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों ने कहाँ तक उड़ान भरी थी। जहाँ तक मुझे पता है मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन का 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। यानी कि आप काफ़ी हद तक उड़ान भर चुके हैं, काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके हैं। तो आज आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो आपका जो सिलेबस है 30% रिड्यूस हुआ है। एनसीईआरटी बेस का जो सिलेबस आपका जो 30% एनसीईआरटी सिलेबस आपका कम हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपको उतना पढ़ाऊंगा। जीवों में जनन में मुझे पता नहीं था कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके पहले मैंने पढ़ा दिया था। तो है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा मन हो तो, ठीक है। बहुत मन से पढ़ाया हूँ 2 घंटे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बहुत ढेर सारे सॉल्व करवाते चलता हूँ। यहाँ पे जो 30% सिलेबस कम है उसी हिसाब से मैं चलूँगा। और आज आपका जीवों में लैंगिक पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है 1 शॉर्ट वीडियो है, इसको मैं एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों को मेरे साथ रहना है। रहोगे कि नहीं रहोगे? सब लोग साथ दोगे ना? पक्का? हाथ मिला ले, हाथ मिला लेना पक्का, कसम से रहना पड़ेगा, ठीक है। पूरा साथ देना वीडियोस में, पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझते हुए। और इसके बाद से लड़कों की डिमांड है कि सर आपके लेक्चर्स कहाँ मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी हैं बायो अमन पर, तो आपको चैनल वीडियोस कहाँ मिलेंगे कंप्लीट वीडियो, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर यदि आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान देखना है तो एक प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान। वहाँ पर हमने चैप्टर 5 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल फुल पढ़ा करके, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करके। और इसके बाद आता है आपका एक कक्षा क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव के नाम से, ठीक है। तो वहाँ हमने पढ़ा दिया है बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमने वहाँ पे पढ़ा दिए। करीब 10-12 वीडियोस वहाँ पर हैं, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिए। बहुत से लड़कों की डिमांड रहती है कि सर आपके लेक्चर्स नहीं मिलते। तो आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहीं ना मिलेंगे ना, पक्का मिलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आज हम लोग बिना देर के हुए, बिना किसी मतलब की इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। अब आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पता करने के लिए आपको जीवों में जनन, जो इसके पहले का वीडियो है इसी चैनल पर, चैनल चेक करो, वीडियो चेक करो, इसके पहले का वीडियो जीवों में जनन उस चैनल पर अपलोड है। वो वीडियो आपको उसको देखना पड़ेगा। लैंगिक जनन मतलब कि जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही। तो ठीक है, आप लोग बताइए लैंगिक जनन क्या होता है, बताइए। मैं बता दूं। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो जो पुष्पीय पादप होते हैं, जिसमें पुष्प होता है, उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। आपको पता है कि जिसमें पुष्प होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमने कंफर्म किया कि उसमें लैंगिक जनन होता है। और जिन पौधों में पुष्प होते हैं उसे आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिन पौधों में, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पौधों में पुष्प होते हैं, ठीक है, जिन पौधों में पुष्प होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स या आवृतबीजी कहते हैं, ठीक है। कोई अगर पौधे हैं उनमें क्या है? उनमें पुष्प है, उनमें फ्लावर हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे कि ये एंजियोस्पर्म है, यानी कि आवृतबीजी है। तो चलिए 1 शॉर्ट वीडियो की जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसको आप लिखते चलिए, ठीक है। जितना कम से कम हो सकेगा ना, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में, उतना मैं कम से कम पढ़ाऊंगा और इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना मतलब बेस्ट अंदाज में ना बेटा याद रखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा कि जो पुष्प, जैसे देखो हमारे जनन अंग क्या होते हैं, मानव के यानी कि मनुष्य के जनन अंग जो होते हैं, जो नर का जनन अंग अलग होता है, मादा का जनन अंग अलग होता है। इसी तरह पुष्प का क्या होगा? पुष्प का एक नर जनन अंग होगा। जब भैया नर मादा अलग हो रहे हैं तो पुष्प का क्या होगा? पुष्प का एक नर जनन अंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और फिर पुष्प का
एक मादा जनन अंग होगा। बताइए होगा कि नहीं, इतने में कितने लोग सक्षम हैं, मतलब ये बात पर कितने लोग सक्षम हैं। हम इंग डाल लेते हैं थोड़ा सा, बताइए मतलब कितने लोग कहते हैं कि हाँ होगा। आधे लड़के बोल देंगे नहीं होगा, क्योंकि फूल में थोड़ी ना लिखा रहता है कि ये फीमेल पुष्प, ये फीमेल फूल है और ये मेल फूल है। लिखा रहता है क्या? नहीं लिखा रहता ना। तो आप लोग क्या कहेंगे फिर, होता ही नहीं मतलब। सही कह रहे हैं, जैसा आप लोग बचपन से देखते हैं वैसा ही कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बायोलॉजी पढ़ लो, वो भी किससे, हमसे पढ़ लो, तब तो तुम्हें याद ही रहेगी बायोलॉजी। ठीक है, पेपर में फाड़ के आओगे उधर। ठीक है, रेड्यूस से सिलेबस अगर नहीं देखा उसको देख लो। तो देखो पुष्प में नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग, पुमंग या फिर बोलते हैं पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। इंक चली जाए, ज्यादा हो गई क्या भैया? नर जनन अंग को हम लोग बोलते हैं पुमंग, ठीक है, और मादा जनन अंग को बोलते हैं हम लोग जायांग। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पुंकेसर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एंड्रूसियम, इंग्लिश में बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी चारों भाषाएं, जितनी भाषाएं होती ना सभी भाषाओं के लिए याद कर लो। ठीक है, सब कुछ काम देने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, और फ्लावर के बारे में आप लोग यकीन मानो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हुई मिटा दें। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ अब तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिटाते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी फ्लावर की हम लोग आपको देंगे। ठीक है, तो देखिए फ्लावर क्या होता है। फ्लावर मतलब कि जो पुष्प होता है आवृत बीजी पौधे का प्रमुख अंग होता है। क्या होता है? क्योंकि लैंगिक जनन किसमें होता है? पुष्पी पौधों। पुष्पी पौधों को आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्प को क्या बोलेंगे? पुष्प आवृत बीजी पौधों का, पुष्प आवृत बीजी पौधों का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे प्रमुख अंग कौन कौन से? हमारे प्रमुख अंग हो गए हाथ और पैर। भैया हाथ पैर नहीं रहेगा हम चल के दौड़ेंगे कैसे, खाना कैसे खाएंगे? ये हमारे प्रमुख अंग हो गए। ठीक है, तो क्या होता है कि पुष्प आवृत बीजी पौधों का प्रमुख अंग होता है। पुष्प आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन में सहायता करता है। पुष्प क्या करता है आवृत बीजी पौधों में? पुष्प आवृत बीजी पौधों में, पुष्प आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन में सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि जो पुष्प, कुछ पुष्प के भाग ऐसे हैं कि उनका मेल यहाँ पर है और फीमेल वहाँ पर है। किसी दूसरे फूल के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, किसी दूसरे फूल के साथ वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे लैंगिक जनन होगा, यानी कि यहाँ की मादा है वहाँ का नर है। जैसे शादी कैसे होती है? पंजाब की लड़की है, उत्तर प्रदेश का लड़का है, चंडीगढ़ का लड़का है और कहाँ के? उत्तराखंड की लड़की है। बताओ, सोचो जब चंडीगढ़ का लड़का उत्तराखंड की लड़की दोनों लोग आपस में शादी करेंगे, जो उनका लड़का बनेगा वो कहाँ का बनेगा? वो तो किसी और स्टेट का होना चाहिए। होते भी अलग अलग होते हैं प्रजातियाँ, तभी तो किसी बच्चे को पता लगे पूंछ निकल आई, किसी के 6 उंगली आ गई, ऐसे ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जीन्स में सब इंडिकेट रहता है। अब सोचो कि जीन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? जीन्स के लिए चैप्टर 6 पढ़ना पड़ेगा, और मैं चैप्टर 6 धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियोस तुमको 5 तक का दे करके चैप्टर 6 सीधे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग पुष्प के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले पुष्प का चित्र बनाया जाए भैया, है ना। चलिए तुम लोग बनवाओगे? तुम लोग नहीं बनवा पाओगे, चलो देखो हम ही बनाते हैं।
देखना धीरे से बना रहे, इतना अच्छा चित्र हमसे नहीं है बनता, लेकिन तुम लोगों के समझाने के लिए हम बना लेंगे, ठीक है, देख देख कर। लेकिन एक बात थी, जब मैं क्लास 12th में था तो अपने स्कूल के जितने भी चित्र वगैरह ये सब हुआ करते थे ना, मैं ही बनाता था। ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके ग्रीन स्केच लेते हैं। ये हुआ, जुखाम हो गई यार। फिर जुखाम की दवाई है किसी के पास? बताइए, जुखाम की दवाई है क्या किसी के पास? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलिए एक सेकेंड, देखिए लेक्चर की तरफ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। ये एक छड़ी टाइप में, छड़ी नुमा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्प व्रंत। बताइए समझ आया कि नहीं? जिस पुष्प, जो पुष्प होता है, पुष्प जिसके सहारे टिका रहता है, जिसके सहारे खड़ा रहता है, उसको बोला जाता है पुष्प व्रंत। क्या बोला जाता है? पुष्प व्रंत। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि ये छड़ी से है ना, यहाँ से पुष्पासन, पुष्प इसी छड़ी के ऊपर रखा हुआ है। जैसे सपोज दैट ये छड़ी है, इसके ऊपर ऐसे पुष्प रखा हुआ है। जो पुष्प रखा हुआ है, जहाँ पे छड़ी ऊपर जाती है, पुष्प रखा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडिकल या फिर पुष्पासन। यहाँ पे होगा आपका पुष्पासन, लिखो पेडिकल। ठीक है, पुष्प व्रंत समझ गए, पुष्पासन समझ गए, जिसमें पुष्प रखा रहता है। अब देखोगे छोटी छोटी ग्रीन कलर की पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, किस कलर की होती है? ये जो पंखुड़ियां होती हैं ना, ग्रीन होती हैं। देखो कि ये दे रहा हूं, हाँ, ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी। और इसमें कैसे बना होता है ना, इसमें ऐसे कुछ बना होता है। चलो अच्छा, कमेंट करो, बताओ ये चित्र अच्छा बना कि नहीं? मैं चित्र अच्छा बनाया कि नहीं? जल्दी कमेंट करिए। अच्छा, आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत दुख होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वाह्य दल पुंज। ठीक है, इनको बोलते हैं वाह्य दल पुंज। अब देखेंगे भैया कि जो फूल होता है, जैसे गुलाब होता है, उसकी पंखुड़ियां होती हैं, जो हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन देने जाते हैं, उसकी पंखुड़ियां होती हैं ना, होती है कंफर्म। अब देखो ये पंखुड़ियों क्या बोलते हैं? इन पंखुड़ियों को बोलते हैं दल पुंज। बताओ, ये छोटी वाली पंखुड़ियों को बोलते हैं वाह्य दल पुंज। वाह्य दल पुंज क्यों? क्योंकि ये पंखुड़ियां बाहर लगी होती हैं। कहाँ लगी होती है बच्चे? ये पंखुड़ियां जो होती हैं बाहर होती हैं। और जो पंखुड़ियां लटकती रहती, जैसे कनेर वो होता है, कंडेल होता है, उसकी पंखुड़ियां पीली कलर की बड़ी बड़ी लटकती रहती हैं। गुड़हल होता है, उसकी पंखुड़ियां लटकती रहती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग दल पुंज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, उसको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, फिर इसको कोरोला। ठीक है, यहां तक समझ में आए किसी को? यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। फूल के जो भाग है ना, उनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है, देखो ये डंडी नुमा, डंडी नुमा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, अब फिर ये एक बीच में होता है पुष्प व्रंत जैसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर को बोलते हैं एंड्रूसियम, स्त्री केसर को बोलते हैं गाइनोसियम। लिख लो इसको, एंड्रूसियम, स्त्री केसर को गाइनोसियम। बताओ, बहुत से लड़कों को तो अभी कुछ हवा ही न लगा हो, कुछ समझ ही नहीं आया होगा। कितने को समझ में नहीं है बताओ? हमसे बताओ, हम बताएंगे। ठीक है, कोई और नहीं बताएगा। देखो ये है हमारा पुष्प, यानी कि ये है हमारा फ्लावर।
अब हमको पता है भैया, जैसे हम हैं तो हम पृथ्वी पर कैसे खड़े हैं, हमारे पास पैर है, फूल ऐसे कैसे टिका हुआ है, ऐसे गुलाब का फूल जैसे देने जाते हो ना, बिल्कुल लंबा लंबा होता है ऐसे। मैं कभी देने नहीं गया हूँ लेकिन देखा हूँ, ठीक है। तुम लोग सोचो देने चले गए, ऐसे रहता है। सपोज दैट ये है, यहाँ पंखुड़ियाँ रहती हैं भैया, ये जो टीका रहता है, फूल ऐसे खड़ा है, इस पर ऐसे लगा है, किस चीज़ पर लगा है, तो उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत। अब आता है जो फूल है और जो डंडा है ऐसे किसमें धारा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुष्पासन, पेडिकल। कंफर्म। अब देखा गया गुलाब के फूल के नीचे कुछ हरी हरी पत्तियां रहती हैं, हरी हरी पत्तियां, जिन्हीं से फूल खाना बनाता है। तो फूल कहीं हरा होता है क्या? नहीं हरा होता। अब फूल अगर हरा नहीं होता तो फूल खाना कहाँ से बनाता है? उन्हीं पत्तियों के द्वारा बनाता है ना, उन्हीं पत्तियों के द्वारा बिल्कुल बनाता है। तो देखो उन पत्तियों को बोलते हैं वाहिदल पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में? कैलिक्स, वाहिदल पुंज, ठीक है। कंफर्म, टेक इट। आगे चले। अब देखो, अब देखे भैया कि फूल की बड़ी बड़ी पंखुड़ियां जब भी तो लेके जाते हैं, बोलते हैं आई लव यू, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं, और इंप्रेशन रहता है यार, नो ये वो कुछ बोल के बोला जाता है ना, इतना बने तो इतना पता है आई लव यू बोला जाता है। बताओ गलत कह रहे हो तो? इतना ही बोला जाता है ना? नहीं बोला जाता, इतना ही बोला जाता है आई लव यू। बाकी तुम और कुछ घुमा के बोल दो, ऐसे उसमें कुछ इंप्रेशन और डाल के बोल दो, तो ऐसे हम नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं। भैया बोले बोले तो है नहीं कभी, सच में कह रहे हैं यार। सोचो अगर मैं पर्सनली मतलब एक ना व्यक्तिगत बात बता दूं, अगर मैं ये सब इन सब चीज़ों में लगा होता आज, तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता जहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं। इतना बड़ा टीम खड़ा करना है ना, इतने वीडियोस को लगातार देना, फिर जाके नए नए लोगों से मिलना, इतनी बड़ी टीम हायर करना, फिर उसको मेंटेन करना। टीम बनाना कठिन काम नहीं है, वीडियोस बनाना कठिन काम नहीं है, लेकिन उसको लगातार बनाते रहना, लगातार मोटिवेट रहना, टीम को लगातार मोटिवेट करते रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है। सोचो इस फील्ड में मैंने बहुत वर्क किया, लेकिन अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हो गए, लेकिन अभी तो पैसा नहीं आ रहा है। ये मत कहना सर पैसा आ रहा है आपका, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है बॉस, ठीक है। देखो दलपुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं? कोरोला। कंफर्म है, ठीक है। आगे चले भैया, चलो। इसके बाद जो पुष्प के बीच में रखा होता है ना, उसको बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, इसको बोलते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं गाइंड्रोसियम। तो आप लोग पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग याद कर लो, पूरी जिंदगी काम आने वाला है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग हैं। सबसे पहले नंबर पर याद करो कैलिक्स, दूसरे नंबर पर करोला, तीसरे नंबर पर एंड्रोसियम, चौथे नंबर पर गाइनोसियम। चलो हमारे साथ याद करो, हमारे साथ याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। चलो कैलिक्स, करोला। कैलिक्स क्या होता है? छोटी छोटी हरी कलर की पंखुड़ियां, जिसको बोलते हैं कैलिक्स, और बड़ी पंखुड़ियां करोला। सच में कोरोला, छोटी वाली कैलिक्स, बड़ी वाली कोरोला। इसके बाद एंड्रोसियम, इसके बाद गाइनोसियम। याद करिए बेटा, किसी से बताना मत, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। बड़े प्यार से बता रहा हूँ, चुपचाप चुपचाप याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी तुरंत। देखो सबसे पहले याद करो, सबसे पहले आता है कैलिक्स, याद करो कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। फिर से याद करो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद हो गया? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। फिर से कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद हो गया? हिंदी से याद करें, वाहिदलपुंज, दलपुंज, वाहिदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, वाहिदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। बताओ अब याद हुआ कि नहीं? हो गया। अब देखो, अब हम लोग इसके पार्ट पढ़ेंगे, एंड्रोसियम के और गाइनोसियम के, ठीक है। तो यहाँ जितना भी मतलब है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं पढ़ने। है ना, कैलिक्स, करोला, ये 4 भाग जितने भी है ना, इनको याद रखना। अरे चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, मौका है सारी चीज़ों पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। गाइनोसियम कैसे बना होता है आप लोगों ने अभी देखा कि नहीं? हाँ देखा। कितने लोगों ने देख लिया? अरे यार
क्या बताएं भैया यार, हमसे जो चित्र होता है ना अब बनता ही नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ होता है गाइनोसियम, होता है, बताओ, इसमें कोई दिक्कत? कोई कहेगा नहीं होता है, हमसे बोल दो कोई कि सर ऐसे सर नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हैं, बोलो, काहे नहीं बोल रहे? अरे मारेंगे नहीं यार, इतने इतने गंदे थोड़ी ना। हम देख रहे हैं इसके 3 भाग होते हैं, गाइनोसियम के 3 भाग, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहले को बोलते हैं वर्तिकाग्र, पहले को बोलते हैं वर्तिकाग्र, दूसरे को बोलते हैं वर्तिका, और तीसरे को क्या बोलते हैं? अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। बताओ, गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, पहले वाला जो भाग है वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका, तीसरे वाले भाग को अंडाशय। बता, स्त्री केसर जिसको हम लोग बोलते हैं जायांग। इंग्लिश में बता दें, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। बिल्कुल सीरियल से याद कर लो, सीरियल से क्या याद करो? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब जैसे थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने याद किया था कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम के बारे में आपसे कोई पूछ लिया, जिंदगी में कभी भी कोई पूछ लिया ना, जिंदगी में कभी, पूरी जीवन काल में तो कभी भी पूछ लिया गाइनोसियम के बारे में बताओ, गाइनोसियम बोला 3 चीजें याद आ जानी चाहिए। क्या? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। याद आएंगी ना? आएंगी कंफर्म। देखो, स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, जहां पे, अब यहीं पे तो परागकण आएगा, जहां पे परागकण आता है बोलते हैं वर्तिकाग्र। जैसे कोई आपके घर आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा? आपके घर के दरवाजे पर आएगा, दरवाजे पर आएगा ना, कंफर्म, ठीक है। अब वर्तिका यानी कि दरवाजे से अंदर कहाँ घुसेगा? बरामदे में घुसेगा, वर्तिका। परागकण आया दरवाजे पे, बरामदे में चलता चलता आया वर्तिकाग्र में, स्टाइल में, फिर उसको कहाँ ले जाओगे? बेडरूम में ले, नहीं बेडरूम में नहीं, वहां ले जाओ, कहाँ ले जाओगे? जहाँ पे गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम बोलते हैं ना, बेडरूम का उसे सुलाने ले जाओगा सीधे, है ना? अरे गेस्ट रूम में से ले जाओगे, ठीक है, चलो चुप हो जाओ, ठीक है। देखो गेस्ट, हाँ यार गेस्ट रूम में ले जाओगे, ठीक है, मूड ना खराब करो आप। देखो गेस्ट रूम में से ले जाओगे, गेस्ट रूम मतलब अंडाशय, आया स्टिग्मा, चला स्टाइल, गेस्ट रूम में बैठा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। बताओ कौनों का भैया कोई दिक्कत हो बता दे तुरंत। इसमें 3 चीजें हैं, अभी ये सब चीजें पढ़ लो, ठीक है। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो आगे हम लोग ये नहीं बताएंगे कि भैया ये है, ये खाली ये बता देंगे इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, आगे चलो फूल। जिंदगी में बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा ये सब चीजें पढ़ने का, तो आज यदि मौका है आपके पास, ये देखो अभी क्या है, अभी आप लोगों के पास मौका है सब चीजों पढ़ने का, तो आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप सोचेंगे बाद में 25 साल 30 साल के हो जाएंगे फिर आप पढ़ने के लिए सोचेंगे ना, कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि उस समय आपके पास इतना भ्रमजाल हो जाएगा, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि आप, है ना, एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे उधर, है ना। तो इसलिए अभी मौका है तो करिए, ठीक है। अब हंस दो, हंसोगे भी, नहीं हंसोगे, हंस दो, चलो ठीक है। चलो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको पता चल गया कि नहीं? गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये सब चीजें पता चल गई, चल गई। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम के बारे में, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड जितना है मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, जुकाम बहुत हो गई यार। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कॉपी में, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं अब हम लोग ना। अब हम लोगों का लास्ट, मतलब इसका लास्ट नहीं आता है हम लोगों का पुमंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। गाइनोसियम अभी हमने पढ़ लिया, अब हमारा आता है एंड्रोसियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग, ठीक है। एंड्रोसियम को हमने देखा कि, है ना, कुछ कैसा होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हमने देखा कि गाइनोसियम ऐसा होता है, एंड्रोसियम होता है ऐसा, बीच से पेट फटा था, फिर ये देखो नीचे जुड़ा हुआ था पुष्पासन से, एंड्रोसियम ऐसा होता है भैया। ये एक इसमें डंडा टाइप का लगा होता है,
लगा होता है। इस डंडे टाइप को हम लोग बोलते हैं पुतंतु। इस डंडे टाइप के हम उसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? पुतंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ऊपर वाला जो भाग होता है, रेड ले लें, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एंथर, जिसको होता है परागकोश। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश, एंथर। आप भैया देखो, एक डंडा से मतलब घर जैसे बनाते, जब घर बनाते तो नीचे क्या करते? पिलर डालते हैं नीचे खोद के, वही नीचे खोद के पिलर, यानी कि पुतंतु, फिलामेंट हो गया। अब भैया चाहे बायोलॉजी की भाषा में बोलो, चाहे गांव की भाषा में बोलो, चाहे आप अपने घर की भाषा में बोलो, चाहे किसी की भाषा में बोलो, भाषा तो एक है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है। हिंदी भाषा एक है। अब तुम चाहे तू तड़ाक से बात करो, चाहे तुम आपसे बात करो, चाहे और प्यार से बात करो, वो आप पर डिपेंड करता है ना। देखो, इसका एक हुआ फिलामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पुतंतु, ठीक है, पुतंतु। और जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, यानी कि पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर क्या होता है? पराग कोश के अंदर होते हैं पराग कण, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, बताओ। पराग कोश के अंदर, एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होता है पराग कण, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। बताइए सर, कोई दिक्कत? जहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बता सकता है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? पुष्प के भाग हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके भाग बच्चे? पुष्प के भाग। इसको मिटा दे सब, चलो इसको बना लो अपनी कॉपी में, बनाते चलो। ठीक है, पुष्प के भाग हमने कितने आपको बताया? 4 भाग बताया, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो आप लोग उसके बारे में लिख लीजिए भैया, इसका लाभ क्या होता है ना, इसका हानि क्या होती है, इसके बारे में। ठीक है, पुष्प के भाग हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के भाग हमने आपको कितने बताया है? पहला क्या बताया है? बताइए, पहला क्या बताया है आपको? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। कैलिक्स, दूसरा, हाँ बिल्कुल सही, करोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, 4 भाग हमने बताए आपको। ठीक है, अब वही 4 भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला भाग होता है आपका जो कैलिक्स, उसके बारे में, यानी कि वाह्यदल पुंज के बारे में। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहला जो पुष्प का भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाह्यदल पुंज, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैलिक्स जो होता है किस लिए होता है, इसका मेनली काम क्या होता है, बताइए। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये थोड़ा सा बस ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। ठीक है, गुस्साना नहीं। देखो, कैलिक्स क्या होता है? वाह्यदल पुंज अनेक वाह्यदलों से मिलकर के बना होता है। जो वाह्यदल पुंज होता है वो अनेक वाह्यदलों से मिलकर बना होता है। लिखो इसमें कि वाह्यदल पुंज अनेक वाह्यदलों क्या होते हैं? वाह्यदलों, जिनको हम लोग बोलते हैं सेपल्स, वाह्यदलों सेपल से मिलकर बना होता है। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात ये बताइए कि जो वहाँ पे जो पंखुड़ियाँ होती है, जब आप गर्लफ्रेंड को गुलाब देने जाते हैं, वहाँ पे पंखुड़ियाँ होती है। पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? एक थोड़ी ना होती, कितनी होती हैं? बहुत होती। गिने हो कभी? कभी नहीं गिने, नहीं गिने ना। तो यहीं पे समझो कि एक पंखुड़ी को अगर हम निकालेंगे तो उसको बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे? वाह्यदल। क्या बोलेंगे? वाह्यदल। ठीक है, वाह्यदल। इंग्लिश में बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे बेटा? इंग्लिश में बोलेंगे सेपल। वाह्यदल से मिलकर बना होता है। अब देखिए, वाह्यदल यानी कि जो कैलिक्स होता है, इसका मेनली कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जो फ्लावर होता है, इट्स ओके बॉस,
जो फ्लावर होता है, फूल में कैलिक्स का क्या काम होता है? तो फूल में कैलिक्स का काम होता है कि कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। कौन सी अवस्था में? कलिकावस्था में, कलिकावस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। अब अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, पुष्प खाना कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? जब पुष्प में क्या होता है? हाँ सही बोल रहे हो, जब पुष्प में क्या होता है? एक सेकेंड ना, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब पुष्प हरा होता है। आपको पता है कि जो बाह्य दल पुंज है कैलिक्स है वो हरा होता है। तो फूल में खाना बनाने की क्रिया, बिल्कुल सही। अब देखो चलो, अब हम लोग पुष्प की जो कलिका अवस्था है उसको बना देते हैं। ये हुआ हमारा पुष्प, है ना, रेड से बनाते हैं ना। ये जो कलिका अवस्था यानी कि कलिका अवस्था मतलब क्या है? इसकी हल्की एज है। क्या है बेटा? हल्की एज है। जैसे कहते हैं ना हल्की एज में शादी नहीं करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं बाल विवाह, है ना। अब तो खैर पूरी तरह बंद हो गया, लेकिन पहले तो हल्की एज में ही शादी कर देते बाल विवाह में, है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ नॉलेज भी आप लोग रखा करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पर ही इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाह्य दलपुंज कौन है, यानी कि कैलिक्स कौन है? कैलिक्स है ये ग्रीन वाले भाग को हमने बोला कैलिक्स, यानी कि वाह्य दल पुंज। अब ये भाग ग्रीन है, क्या है? ग्रीन है, हरा है। अगर ये भाग हरा है, क्या है? हरा है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पर्णहरित पाया जाएगा कि नहीं? पर्णहरित, बताइए। इसमें लवक पाया जाएगा कि नहीं? प्लास्टिड। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना, खुल के बोलिए। पर्णहरित पाया जाएगा कि नहीं? लवक पाया जाएगा कि नहीं? क्लोरोफिल पाया जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये हरा है, बताइए। पर्णहरित, लवक, क्लोरोफिल, ये जब सब सारी चीजें पाई जाएंगी तो इसमें मुझे ये आप लोग ये बताइए, इसमें प्रकाश संश्लेषण, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें होगी या फिर नहीं? आप लोग मुझे इतना बता दीजिए बस, बताओ। जब ये हरा है तो इसमें खाना बनाने की क्रिया होगी, ये खाना बनाएगा तो इतना खाएगा तो इसको भी तो खिलाएगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, है ना, अब तुम खाने गए, वहां पे तुम्हारे कोई दोस्त लोग मिल गए, पुराने दोस्त मिल गए, तो क्या उनको नहीं खिलाओगे? अगर तुम खा रहे होगे तो, अगर तुम खाने लगे सपोज दैट वो आ गए, क्या बोलोगे? आओ भाई बैठ लो खा लो, बोलना पड़ेगा ना। तो जब ये खाना बनाएगा तो इसको तो खिलाएगा ही ना, कंफर्म। इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं दलपुंज के बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा, अब पहले पढ़ा वाह्य दलपुंज, अब दूसरा पढ़ लेते हैं दलपुंज, ठीक है। चलिए डालिए हेडिंग, दलपुंज जिसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। कैलिक्स करेला करेला ठीक रहता है, करेला। अरे ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो दलपुंज क्या होता है। अब आपको पता है कि ये पंखुड़ियां बाद में क्या होती हैं? यही पंखुड़ियां हमारी ये बड़ी हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है ना, हो गई ना। तो देखो जो दलपुंज होता है यह वाह्य दलपुंज के ऊपर स्थित होता है, जिसको पंखुड़ियों के नाम से जानते हैं। दलपुंज कहाँ पे स्थित होता है? यह वाह्य दलपुंज के ऊपर, यह वाह्य दलपुंज के ऊपर स्थित होता है। जो दलपुंज होता है वो वाह्य दलपुंज के ऊपर स्थित होता है, जिसको पंखुड़ियों के नाम से जानते हैं। जिसको पंखुड़ियां हम लोग मेनली भाषा में बोल देते हैं ना, जिसको पंखुड़ियों के नाम से क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अरे ये पंखुड़ी है, अरे ये फूल की पंखुड़ी है ना, बोलते हैं ना। सही बोल रहे हैं आप लोग, बोलते हैं, यही बोलते हैं।
है ना, पंखुड़ी। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। दलपुंज अनेक दलों से मिलकर बना होता है। दलपुंज में कई दल होते हैं, इसलिए एक दल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दल को बोलते हैं हम लोग दलों। ठीक है, डालो। दलपुंज क्या होता है? दलपुंज अनेक दलों से मिलकर बना होता है। दलपुंज अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इन दलों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दलों को बोलते हैं पेटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दल हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। अगर कई दल हैं, है ना, यानी कि अगर कई पेटल्स, कई पंखुड़ियां हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे दलपुंज, यानी कि कोरोला है ये। अगर एक पंखुड़ी निकाल के दिए, ये चाचा बता ये क्या है, बता ना, ऐसे ये क्या है? क्या है? क्या बोलोगे? ये पेटल है। बता दोगे ना? हमें बेइज्जती तो नहीं करवाओगे? बायोलॉजी हमसे पढ़ते हो, लोगों को बताया करो कि हम बायोलॉजी बायोमन से पढ़ के आए हैं। ज़्यादा चूं चपाड़ ना करना, नहीं चीड़ देंगे तुमको। ठीक है, बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी हम लोग रटते नहीं है ना, हम बायोलॉजी को रटाएं, हम बिल्कुल फ्रैंकली आपको समझा देते हैं। ठीक है, समझ गए भैया? ये चीज़ है। एकरे ये देखो दलपुंज, एकरे देखो दलपुंज, ये सब चीज़ समझ आ गई। अब देखा मेन दलपुंज का काम क्या होता है। अब भैया जो आशिक लोग होते हैं ना, आशिकों का दलपुंज का मेनली यही काम होता है कि रूठने के बाद दलपुंज को उखाड़ उखाड़ के खा लेते हैं, है ना। जब प्यार में धोखा वोखा खा जाते हैं ना, तो उसको उखाड़ उखाड़ खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन दलपुंज का काम होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। दलपुंज का क्या काम होता है? कि दलपुंज का काम होता है कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना। ठीक है, जो कीट होते हैं उसको पुष्प की ओर आकर्षित करना। जैसे टीवी में ऐड देखते हैं ना, फॉग का आता है ना, फॉग ऐसे वो लगाता है, खुली बॉडी रहती है। हमारी ऐसी बॉडी नहीं है ना, उसके और तगड़ी बॉडी रहती है। ठीक है, खुली बॉडी रहेगी, जैसे फॉग इधर भी डालेगा इधर भी डाल, फिर क्या होता है, लड़कियां क्या होती है उसके पीछे मतलब चिपक जाती हैं कीट की तरह, उसको पकड़ लेती है। यहाँ कोई यहाँ पकड़ लेगी, कोई यहाँ पकड़ लेगी, कोई यहाँ हर जगह पकड़ लेती है, पड़ती है ना फॉग। तो इधर ही दलपुंज का काम भी यही होता है। ऐसे वो प्यार से खेलता है, बोलता है आओ कीट चाचा तुम भी आ जाओ। चाचा देखेगा वो कितना प्यारा लग रहा है, चलो चलो चलो। ये नहीं जानता वहीं चलने के बाद तो खा जाएगा, मर जाएगा, या फिर और कुछ उससे काम ले लिया जाएगा। ठीक है, दलपुंज का मेनली काम क्या होता है? कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना। ठीक है, और इसका एक काम होता है परागण में सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्या होता है? कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना और परागण में सहायता प्रदान करना। अब हमको ये बताओ, जब फॉग का परफ्यूम डालोगे तभी तो लड़कियां लपटेंगी। ऐड की बात कर रहा हूं, ठीक है, निगेटिव मत लेना बेटा। ठीक है, समझाने के लिए। फॉग का परफ्यूम, अब लड़कियों की समझ लो, फॉग का मतलब लैक्मी के जो वो काजल है वो लगाएंगे तभी तो लड़के भागेंगे उनके पीछे। दोनों का मतलब है, ठीक, किसी का भी ले लो। ठीक है, देखो फॉग का डालोगे तभी लपटेगी। तो इधर क्या होगा, जब अगर फॉग ही नहीं रहेगा तो काहे लिए आएंगी। तो इधर हमने क्या देखा, कीटों को जब पुष्प की ओर जब आकर्षित करना होता है, जो कीट होते हैं वो जब पुष्प की ओर तभी आएंगे जब उसमें दलपुंज होगा, यानी कि कोरोला होगा। और जब भैया कोरोला है ही नहीं तो काहे लिए आएंगे, नहीं आएंगे। समझ गए ना? तो क्या होता है, जब कीट निकलेगा ऐसे सुंदर सुंदर दिखेगा तो कीट आएंगे, अरे चाचा चलो ऐसे के साथ चलते हैं। और उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, परागण की क्रिया हो जाती है। बताइए, यहां तक किसी भी बंदे को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमसे बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें यहाँ पे। यहाँ मिटाने के बाद हम लोग चलेंगे एंड्रूसियम में, गाइनोसियम में। ठीक है, मिटाएं। कितना इतना यार अच्छा लिखा है, एक फोटो खींच लो मेरी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? कितना अच्छा लिखा है यार, बताओ, है ना। अरे हाँ, तुम लोगों को अगर पर्सनली बात करनी है ना तो कहाँ पे आना है, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है। ठीक है, ठीक है ना। और देखो, दूसरी बात हम आपको बता दें, आपको ये बताना चाहते हैं कि एक हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं। ठीक है, जिंदगी से हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो वहां पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखना।
सारी जो मोटिवेशनल वीडियोस है ना सब तुम्हारे ऊपर फिट होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। हम वहाँ पे मोटिवेशन नहीं देते हैं, नाम है मोटिवेशन, लेकिन हम क्या देते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, ठीक है, मोटिवेशन नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, इंस्पायर करते हैं, ठीक है। चलो तीसरा भाग हमारा आता है पुमंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रूसियम, ठीक है। तीसरा भाग हमारा क्या आता है, पुमंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रूसियम। अब देखो पुमंग क्या होता है। पुमंग पुष्प का क्या कौन सा भाग होता है, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए। पुमंग जो होता है, एंड्रूसियम जो होता है, वो पुष्प का नर भाग होता है या फिर मादा भाग होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। जो पुमंग होता है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुमंग की इकाई को, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अब देखो पुमंग एक फूल है, एक फूल में पुमंग, ये जो आप लोगों ने अभी देखा है ऐसे, वो एक तो होगा नहीं, कई होंगे, 50 होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। हेलो 1 मिनट, हेलो, हाँ हाँ लेते आइएगा का, ठीक बस आ गया। चलो पुमंग क्या होता है कॉल आ गया था दीदी का, है ना, दीदी नहीं मेरी मौसी का कॉल आ गया था, ठीक है। चलो देखो पुमंग की इकाई क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। अब पुंकेसर का काम क्या होता है, पुंकेसर आप लोगों ने यहाँ पता पढ़ा है, पुंकेसर का जो काम होता है वो क्या होता है, पराग कण का निर्माण करना, पराग कण का निर्माण करना। बताओ ये जो डिब्बा होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि मनुष्यों का नर युग्मक क्या होता है, बताओ। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जायांग, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, जायांग को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम क्या होता है, चलो देखते हैं। गाइनोसियम पुष्प का कौन सा भाग होता है, गाइनोसियम जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग, मादा भाग होता है, ठीक है। गाइनोसियम कौन सा भाग होता है पुष्प का, गाइनोसियम पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। अब देखो जायांग जो होता है, गाइनोसियम जो होता है, जायांग पुष्प का अंतिम चक्र होता है, यानी जो पुष्प का अंतिम भाग होता है जायांग, उसके बाद से जायांग के बाद पुष्प में भैया सही से कुछ हो नहीं बचाता है, ठीक है। तो पुष्प का अंतिम चक्र भी होता है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, क्या बोलते हैं, जायांग की इकाई को, जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, ठीक है। जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, ठीक है। जो जायांग की जो इकाई होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर या अंडक। अब देख लीजिए जायांग का जो कार्य क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए जायांग का फंक्शन क्या होता है। हमने नर का फंक्शन समझ लिया, पुमंग का क्या होता है, परागकणों का निर्माण। जायांग का फंक्शन क्या होता है, बीजांड का बनाना, ठीक है। यहां पे हमने लिखा जायांग, जायांग का जो मेनली कार्य होता है वो बीजांड का बनाना, बीजांड को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो कि क्या होता है, जो कि हमारा होता है मादा युग्मक। गाइनोसियम, गाइनोसियम का कार्य क्या होता है, बीजांड का बनाना, बीज का बनाना, ओव्यूल्स का बनाना। और
पुमंग उसका युग्मक क्या होता है, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स परागकण का। परागकण और बीजांड जब आपस में मिलेंगे तो एक नया फ्लावर बनेगा। अब देखो यहां पढ़ लिया। अब बीजांड और परागकण समझ गए। अब हम लोग देखेंगे मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे। तो मिलने वाली घटना को बोलते हैं लैंगिक जनन, इसी को बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग लैंगिक जनन की घटनाएं। किसकी घटनाएं? लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, चलो जितने बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है ना, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दिया करो। देखिए आप लोगों के लिए अगर मेहनत किया जाए ना तो कमेंट किया जाता है, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो, आप लोग सीनियर हो। ठीक है, सीनियर बच्चे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन की घटनाएं, जो लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं, आप लोगों को पता है कौन सी। पहला हुआ निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन के पहले जो घटना होती है उसको बोलते हैं हम लोग निषेचन पूर्व घटना। इसके बाद दूसरा होती है निषेचन। ठीक है, देखिए पहली घटना क्या हुई, निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले की घटना। अब सपोज दैट मैं हूं, मेरे में उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, मेरे में निषेचन पूर्व घटना होगी। क्यों? क्योंकि निषेचन करने के लिए भी कोई शादी तो मेरी हुई नहीं, जब शादी होगी तब निषेचन होगा। तो क्या है पहले, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की घटना। अब आपको पता है मानव जनन में, जब आप लेक्चर नंबर 3 पढ़े मानव जनन, वहां पे मैंने आपको बताया था निषेचन पूर्व घटना में मनुष्यों में, यानी कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। मेल में मेनली स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया सेल से बताइए, फुल डिटेल पढ़ाया था आप लोगों को, 2-3 लेक्चर थे मेरे। इसके बाद आया था कि आप लोगों को सेकंड में जैसे फीमेल्स हुई, फीमेल्स में क्या होता है, ओवम होता है, ओवरी से इंक्लूडेड ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, इधर पहला वो निषेचन पूर्व घटना और दूसरा वो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब यार फर्टिलाइजेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, इसे थोड़ी ना घर में बैठ के कर लेगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। और थर्ड नंबर क्या आता है कि निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन होने के बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो जो निषेचन पूर्व घटना आती है हमारी, उसमें 2 चीजें होती हैं। पहला होता है युग्मक का निर्माण, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है पहला होता है हमारा युग्मक का निर्माण। किसका निर्माण? युग्मक का निर्माण। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, युग्मक बनेंगे, युग्मक का निर्माण होगा, उसको हम लोग बोलेंगे निषेचन पूर्व घटना। फिर निषेचन पूर्व घटना में ही क्या होगा, युग्मक स्थानांतरित होगा, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है, किसमें, निषेचन पूर्व घटना में। अब निषेचन में क्या होता है, निषेचन में होता है कि निषेचन में मतलब कि युग्मक आपस में मिलते हैं। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब जैसे कुछ जीवों में या कुछ जंतुओं में ऐसा कुछ होता है कि जो निषेचन होता है बाहरी सतह पर हो जाता है, लोगों को दिखता भी है ना। अंतः निषेचन कैसे, जो अंदर हो, शरीर के अंदर हो, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन। अब देखो निषेचन पूर्व घटना में समझ गए ना क्या क्या होता है, युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, फिर निषेचन पूर्व घटना में ही स्थानांतरित होंगे, यानी कि लैंगिक जनन होगा या फिर अलैंगिक जनन होगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन से युग्मक स्थानांतरित होंगे। इसके बाद फिर निषेचन होगा। निषेचन किस प्रकार का हो रहा है ये भी डिपेंड करता है, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन। इसके बाद आता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन पश्च घटनाएं में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनस। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंग्लिश में जाइगोट, हिंदी में है युग्मनस का निर्माण। व्हाट्स अ प्रॉब्लम बॉस, लाइटिंग में कुछ दिक्कत आ रही क्या? चलिए ठीक है, इसके बाद आता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण जो बनता है उसके बारे में। ठीक है, निषेचन बनेगा, उसके बाद वो भ्रूण बनेगा, धीरे से बच्चा बनेगा, है ना। ऐसे बच्चा बनता नहीं कि एक दिन में ऐसे बड़ा से होकर निकल आए 3-9 महीने जैसा, धीरे 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 बनेगा, तो उसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में युग्मक का निर्माण होता है। अब आपको एक चीज और पता होगा, युग्मक पहला एक होगा, एक नर युग्मक होता है और दूसरा होता है मादा युग्मक।
तो निषेचन पूर्व घटनाएं में पहले तो नर युग्मक का निर्माण होगा, इसके बाद मादा युग्मक का निर्माण होगा युग्मकों के निर्माण में। तो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। चलो ले लिए, बताओ सारे लोगों ने ले लिया कि अभी नहीं? स्क्रीनशॉट अभी तक किसने नहीं लिया बताओ? ले लिए होगे यार, चलो कमेंट करो। ठीक है, पहली विधि जो होती है निषेचन पूर्व घटना, इसमें हम लोग देखते पहले। ठीक है, और निषेचन वगैरह तुम लोग जीव में जन्म में ही पढ़ चुके हो। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि क्या देखा, निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। हमको पता है यहाँ पे किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमको पता है फूल में क्या होता है, एक नर युग्मक होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मादा युग्मक। अब हम लोग समझ लेते हैं नर युग्मक कहाँ होता है, मादा युग्मक क्या होता है। तो फूलों में जो नर युग्मक होता है वो होता है परागकण। फूलों में जो नर युग्मक होता है वो होता है परागकण, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और जो मादा युग्मक होता है वो होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड, जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स। नर युग्मक यानी कि परागकण। नर युग्मक का निर्माण कहां पे होता है ये भी समझ लीजिए। नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक कहां बनता है, नर युग्मक बनता है पुमंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रूसियम। मादा युग्मक कहां बनता है, मादा युग्मक बनता है जायांग में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। बताओ, धीरे धीरे चलो, मैं नहीं कहता तेजी पढ़ो, जल्दी से पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो, और जितना पढ़ो क्लियर कट पढ़ो, बिल्कुल मतलब फाड़ू टाइप का पढ़ो। इट्स क्लियर। एक्चुअली पता है क्या, ये जहाँ पे स्टूडियो में अभी लाइट खराब हो गई थी, तो इलेक्ट्रीशियन आया तब बनाया, तब जाके लाइट सही हुई, नहीं तो बैठे थे थोड़ी देर पहले। अभी इलेक्ट्रीशियन को आने में भी टाइम लगता है यार, कभी कभी लगता है ना हमें ही इलेक्ट्रीशियन बन जाए, लेकिन हमका एक बार करंट मार दिया था, है ना। बहुत पहले क्या हुआ था, मैं जब छोटा था ना, करीब 10-11 में पढ़ता था, देन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं मतलब इलेक्ट्रिक का काम बहुत करता था, लाइट से खेलना बहुत पसंद है, तार लेकर उसमें जोड़ना, उसमें जोड़ना, ऐसे ही करते ही अचानक से लाइट का इशू आ गया लाइट का इशू आ गया। तो चलिए हम लोग जल्दी इसको वो करवाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए ठीक है, हम क्लियर करवाते हैं, बस 1 मिनट रुकिए आप लोग चले, यहाँ पे जो हमारा लाइट का इशू था वो क्लियर हो गया है। कहाँ से, मतलब लाइट की बात चल ही रही थी कि लाइट कट। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि जो पुमंग होता है, यानी कि जो एंड्रूसियम होता है, वो क्या होता है, नर युग्मक होता है, मेल गैमीट होता है, और उसी मेल गैमीट के अंदर पॉलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण का निर्माण होता है। पता है ना, बिल्कुल पता है। फिर जो जायांग होता है उसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ओव्यूल्स। इतना पता हो गया, पता हो गया। अब हम लोग मेनली बात करते हैं नर युग्मक के ऊपर, यानी कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इसको यहाँ पे मिटा दें, मादा युग्मक वाला, मादा युग्मक का भी दिखाएंगे, है ना। पूरा सीरियल बाय सीरियल हम लोग चलेंगे। देखिए, परागकण नर युग्मक के लिए हमको पुंकेसर की जरूरत होती है। क्या होता है नर युग्मक के अंदर, नर युग्मक के अंदर होता है पहले तो पुंकेसर। ठीक है, क्या होता है, जिसको हम लोग पुमंग बोलते हैं, पुमंग की छोटी सी इकाई, एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है ना, एक इकाई क्या बोलते हैं हम लोग, एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। इसके बाद होता है लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी। कंफर्म, आगे चले। पुंकेसर के अंदर होता है लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है। बताओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। पुमंग जो होते हैं, सारे पुंकेसर्स मिलकर के पुमंग बनाते हैं। पता हो गया ना, पता हो गया। जैसे हमने कह दिया कि क्या बोला, जैसे हमने बोल दिया कि एक क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बहुत ढेर सारे कॉलोनी बोलते हैं मतलब कॉलोनी है। तो क्या, जब बहुत ढेर सारे घर होते हैं, जब बहुत ढेर सारे घर को मिला करके क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण,
ठीक है। जो पुंकेसर होते हैं, पुमंग, सारे पुमंग्स को मिलाकर बोलते हैं पुंकेसर, वो सारे पुंकेसर्स को मिलाकर बोलते हैं पुमंग, ठीक है। अब देखो, पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है, इसके दो भाग होते हैं। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर क्या होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। देखो यही चीज़ों को बार बार समझाया जा रहा है ताकि ये क्या हो जाए, आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। अब पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। अब आप लोगों में से कौन इतना होशियार है वो बता सकता है कि पुंकेसर के दो भागों के नाम। पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु। यस, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा है आपने। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर देख रहे थे। पहला क्या होता है, पहला हो गया आपका, हमने मान लिया पुतंतु हो गया, पुतंतु फिलामेंट। अब देखो भैया, फिलामेंट का क्या काम होता है, यह लंबी धागे नुमा एक संरचना होती है। जो फिलामेंट होता है इसका क्या काम होता है, यह लंबी होती है, क्या लॉन्ग होती है, यह लंबी धागे नुमा संरचना होती है, यह लंबी धागे नुमा संरचना होती है। जो पुतंतु होता है वो क्या होता है, यह लंबी होती है और धागे नुमा संरचना होती है, ये पुतंतु। इसके बाद आता है सेकंड नंबर आपका परागकोश। सेकंड नंबर, पहला होता है पुतंतु और दूसरा होता है परागकोश। परागकोश कैसा होता है, यह थैली जैसा होता है, यह परागकोश कैसा होता है, यह परागकोश कैसा होता है, यह थैली जैसा होता है। थैलस लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, परागकोश थैली जैसा होता है। इसके अंदर पराग कण का निर्माण होता है, इसके अंदर पराग कण का निर्माण होता है। बोर तो नहीं हो गए, तो बोर मत होना। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं बोर हो रहा हूँ तो बेटा आप पढ़ते पढ़ते भी बोर मत होइए, ठीक है ना, प्यारे बच्चे हो आप लोग। देखो पहला वो पुतंतु, दूसरा वो परागकोश। देखो बच्चों की तरह मैं समझाता हूँ, ठीक है, एनर्जी इसमें बहुत खर्च हो जाती है, समझ गए। अब हम लोग बहुत देर से समझ रहे हैं ये परागकण, ये परागकण, ये परागकण, आखिरकार ये परागकण का है। अब चल रहे हैं परागकण के ऊपर पढ़ने। इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर है या नहीं, बताओ। क्लियर होंगी सारी चीज़ें, इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग चले आगे, इसको मिटा दें। चलो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, ठीक है। चलो वन शॉट वीडियो है ना, आप लोग ले लो वन शॉट। 5 लेक्चर्स 5 वीडियो जो है वन शॉट हम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। किसकी संरचना बच्चे, परागकोश है ना, परागकोश यानी कि जो परागकोश जहाँ पे पराग कण बनते हैं उसकी संरचना कैसी होती है परागकोश की, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमको चित्र बनाना नहीं आता, मतलब आता है इतना अच्छे से नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इधर चित्र बना लेंगे देख देख कर। एक वैसे, फिर वैसे, ये हुआ ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो, इसको ये थोड़ा सा गलत बना है। देखो गलत बना है तो मुझे पता है क्या है, अगर कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी गलत हुआ ना, थोड़ा सा भी एंगल भी मिस्टेक हुआ ना, तो थोड़ा सा बहुत ख़राब लगता है, बहुत फील होता है। सोचो जब थंबनेल बनता है तो मैं पर्सनली करीब 7-8 थंबनेल बनवाता हूँ, 7-8 में से जाके तब हम और डायरेक्टर सब दोनों लोग मिल करके फाइनल करते हैं किसी एक को। तो जो 7-8 थंबनेल बनते हैं, एक दो थंबनेल में नहीं काम चलता, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर देते हैं वो लोग, छोटी सी गलती हमको भैया वो नहीं है, इसीलिए थंबनेल पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। बाकी लेक्चर में कितना भी आप लोगों से बात कर लो, बात अलग है। आप लोग बोलेंगे ना बतूनी बहुत है यार तू। देखो ये क्या है, सूक्ष्म बीजाणु ऊतक। ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ें क्या है, लघु बीजाणु धानी है।
क्या है, लघु बीजाणुधानी। और अगर इसको हम लोग, चलिए अब हम लोग इसके कवर को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इधर से, थोड़ा सा समझेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा। अब वही चीज़ें पूरे में होती हैं, आप लोग पूरे का समझ लीजिएगा। ये देखो, सबसे पहले इतना हमने सीखा, इसके बाद हम एक कवर इसकी और चढ़ा देते हैं। अब ये जो इसकी कवर है ना, ये पूरे में चढ़ी है, ठीक है, पूरे में हर जगह चढ़ी है, ठीक है। हर जगह चढ़ाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसकी जो बाहरी परत है, इसको हमने बोला बाह्य परत। क्या बोला? बाह्य परत, ठीक है। सबसे बाहरी परत को हमने बोला बाह्य परत। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है, देखो एक सेकेंड ना, इधर भी समझना आप लोग। इधर समझने वाली बात क्या है, हाँ देखो, सबसे पहली जो परत है बाहरी वाली, उसको हमने बोला बाह्य परत। अब ये जो अंदर वाली परत है, इसको हमने बोला, क्या बोला इसको हमने? इसको बोला हमने अंतः परत। सबसे बाहरी वाली परत को बोला बाह्य परत, इसके अंदर वाली को बोला अंतः परत, और ये वाली परत जो हुई, इसको बोला हमने मध्य परत। क्या बोला? मध्य परत। बताओ, समझ आए यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, ये स्ट्रक्चर हमको कैसे दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा पराग कोश है वो कैसा बना होता है? पराग कोश हमारा ऐसा बना होता है ना, ऐसा बना होता है। जब पराग कोश को हम 20 से ऐसे काटेंगे, 20 से ऐसे काटेंगे, अब फिर इसको ऐसे घुमा करके देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आता है, ठीक है। ये देखो, ऐसा आएगा ऊपर नीचे का, फिर ऐसे, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर, तभी हमने इसको ऐसा बनाया, बड़ा करके जूम कर दिया, ठीक है। अब देखो, अंतः परत बाह्य परत समझ गए। अब देखो, इसके अंदर की एक परत होती है, इसके अंदर भी एक परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। क्या होता है? टेपिटम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा टेपिटम कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बता दो पराग कोश में पाया जाता है। टेपिटम हुआ, फिर इसके अंदर क्या हुआ? 3 सेल होती हैं, 1 2 3, है ना। पराग, जो पराग मतलब कि परागकण का निर्माण करने के लिए 3 सेल पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो अंदर जो, नहीं, ये जो, अरे यार बहुत दिक्कत हुई, इसकी जो बाहरी परत है, ये वाली परत को हम लोग बोलते हैं टेपिटम। ये जो अंदर होता है, इसको हमने बोला लघु बीजाणु ऊतक। क्या बोला इसको हमने? इसको हमने बोला लघु बीजाणु ऊतक। इंग्लिश में बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू यानी कि लघु बीजाणु ऊतक हमने इसको बोला। अब इसी से क्या होता है? पराग कण का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होती है? पराग भित्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पराग भित्तियां। बाह्य त्वचा को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसके बाद अंतः त्वचा को बोलते हैं एंडोथीसियम। अंतः त्वचा को क्या बोलते हैं? अंतः त्वचा को बोलते हैं एंडोथीसियम। क्लियर है? सारी चीजें एक एक दिख रही हैं। अंतः त्वचा को एंडोथीसियम। अब इसके बाद जो होती है मध्य परत, मध्य परत को बोलते हैं मिडिल लेयर। मध्य परत को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। टेपिटम को इंग्लिश टेपिटम ही होती है, ठीक है। तो आप लोग अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पराग भित्ति। क्या होते हैं? पराग भित्ति। हेडिंग डालिए, फिर पराग भित्ति के नीचे चारों चीज लिखिए, 1 2 3 4। यहीं पे लघु बीजाणुधानी होती है, इसको लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकोण का, परागकोश का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो, द्विकोष्ठ परागकोश में, द्विकोष्ठ परागकोश, क्योंकि इसमें जो कोष्ठक होते, कोष्ठ होते वो 2 होते हैं, एक इधर एक इधर। द्विकोष्ठ परागकोश में 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इसको आप लोग नीचे लिख लीजिए कि द्विकोष्ठ, ठीक है। द्विकोष्ठ परागकोश में, द्विकोष्ठ परागकोश में
4 सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। 4 सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। ये हुए आपके सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ। 4 सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। बताइए यहाँ तक बहुत साफ समझ में आया कि नहीं? ये हुआ हमारा क्या है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला पुंगंग, पुंकेसर। क्या हुआ? एक हमने पुंकेसर को लिया, काट दिया, काटने के बाद हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। बताइए अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए साइड में लिखे दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ, ठीक है? चलो इतना चित्र बना लिए होगे तुम लोग, बनाओ, चलो बनाने का प्रयास करो। देखो चित्र नहीं बनता है, कोई भी चीज़ अगर तुमसे नहीं बनती है, अगर उसको जितना तुम करने का प्रयास करोगे, जितना उसमें लगाने का प्रयास करोगे, उतना वो बनने लगे। और सोच रहे हो नहीं बनती है और नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? वो और नहीं बनेगी तुमसे, और तुम नीचे चले जाओगे। सबसे पहली चीज़ आती है जो हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? सबसे पहले जो आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है मैं लिखे देता हूं, आप लोग लिखिएगा, वाह्य परत, हेडिंग डालिएगा, वाह्य परत के लिखिएगा कि ये परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, एपिडर्मिस का काम होता है परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। ये हुआ हमारा परागकोश। ठीक है, अंदर का जितना भी भाग हुआ परागकोश, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। एंडोथीसियम यानी कि दूसरे नंबर, एंडोथीसियम का काम क्या होता है? परागकोश का स्फुटन। क्या होता है? परागकोश का स्फुटन। स्फुटन तक में ये जो एंडोथीसियम लेयर होती है उसको बचाए रखती है परागकोश को। ठीक है, अब आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या करता है? पराग कणों का पोषण करता है। मिडिल लेयर क्या करता है? पराग कणों का पोषण करता है। ये जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर के अंदर क्या होता है? पराग कणों का पोषण होता है। पराग कण इसमें खाना पीना अपना बनाते हैं। अब आती है मिडिल लेयर, पराग कणों का पोषण। अब आता है चौथा टेपिटम। टेपिटम का क्या काम होता है बताओ? टेपिटम आखिरकार क्या होता है? तो टेपिटम क्या होता है कि सूक्ष्म बीजाणु ऊतक या मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करना। भैया हमको पता हो गया कि यहाँ पे ये आया परागकण। क्या आया? परागकण। परागकण का पोषण किसने प्रदान कर दिया? मिडिल लेयर, मध्य परत ने। लेकिन परागकण के अंदर पता है सूक्ष्म बीजाणु धानियां है, लघु बीजाणु ऊतक है। क्या है? सूक्ष्म बीजाणु ऊतक है, मात्र कोशिका है, उसको भी तो कोई खाना प्रदान करेगा। तो टेपिटम क्या होता है? टेपिटम सूक्ष्म बीजाणु धानियां, सूक्ष्म बीजाणु धानियां, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे? मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु धानियां या मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, मात्र कोशिका क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? टेपिटम। ठीक है, इट्स अ क्लियर बॉस। आगे चले आगे चले, बताओ, बताइए सर जी, यहाँ तक समझ आ गए हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, है ना? बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बता दो, बोल दो भैया, मुंह खोल के बोल दो। अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण का निर्माण किस प्रकार होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा लग रहा है ना? देखो हमारी फोटो ले लो, एक स्क्रीनशॉट तुम्हारी लोग ले लो यार, है ना? और तो कोई लेता नहीं, इतने खूबसूरत थोड़े ना, इतने हैंडसम नहीं यार तुम लोगों जैसे। चलो एक फोटो ले लो, ठीक है? स्टाइल ले लिए? चलो इंस्टाग्राम मैसेज करना तुम लोग, ठीक है? इंस्टाग्राम पे हमारे फोटोवा का भेजना, ठीक है ना? जो जो बच्चे फोटो खींचे इस जगह इंस्टाग्राम पे भेजेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मिटा देते हैं। बोर हो गए क्या पढ़ते पढ़ते? यार देखो बोर नहीं होना है जिंदगी में। अगर इतनी जगह पर बोर हो जाओगे तो फिर आगे कहाँ तक जाओगे? सोचो हम पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं हुए, ज़्यादा बोर हो गए तो इसको पोत देंगे तुम्हारे सर पे, तुम्हारे मुंह पे पोत देंगे, है ना? चलो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे पराग कण की नहीं, पराग कणों का निर्माण किस प्रकार होता है उसको समझेंगे हम। इसको पराग कणों का निर्माण समझेंगे। ठीक है, पराग कणों का निर्माण। सबसे पहले हमको पता है कि क्या होता है? सूक्ष्म बीजाणु ऊतक होता है। क्या होता है? सूक्ष्म बीजाणु ऊतक
स्पोरोजीनस टिश्यू, इस थोड़ा सा यार ये मार्कर कुछ इशू कर रहा है, एक सेकेंड ना। स्पोरोजीनस टिश्यू, आपको पता है पराग कोश के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या कार्य होता है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को, एक सेकेंड ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, शायद इंक नहीं का, इंक है यार, डिजिटल बोर्ड अब लाएंगे यार बहुत जल्दी, है ना, इसमें लिखते लिखते हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु ऊतक होता है। अब सूक्ष्म बीजाणु ऊतक क्या काम करता है, सूक्ष्म बीजाणु ऊतक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को क्या करता है, सूक्ष्म बीजाणु ऊतक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को आदेश देता है कि क्या, आप पराग कणों का निर्माण करिए। अब सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती हैं, सूक्ष्म बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती हैं। सूक्ष्म बीजाणु या फिर पराग कणों का निर्माण करती है। यानी कि पहला हो गया आपका सूक्ष्म बीजाणु ऊतक, सूक्ष्म बीजाणु ऊतक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती हैं, सीधे पराग कोश का निर्माण कर देती है। तो आपको इतना चीजें समझ के रखना है, ठीक है। नंबर ए, नंबर 2 और नंबर 3 है ना, नंबर 3, ठीक है, समझ आया। अब भैया देख लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन और सूक्ष्म बीजाणु जनन, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अपनी कॉपी में लिख लो वन शॉट में, ठीक है। मिटा दें अब, चलो यहाँ मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन और सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, चलिए आप भी हेडिंग डालिए, लघु बीजाणु जनन और सूक्ष्म बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है, देखिए पराग जो होता है, पराग मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अब ये परागकण कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के, तो लिखिए कि पराग मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, लिखिए पराग मात्र कोशिका या, अरे पानी आ रहा है क्या यार किधर से ऐसे खुले में थोड़ी हो नहीं पानी, नहीं ऐसे ही था, है ना। पराग मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में, देखिए पराग मात्र कोशिका मतलब मदर सेल, या फिर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होना, इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फलस्वरूप पराग कणों को एक चीज और बोलते हैं, पराग कणों का एक नाम और होता है, वो क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुओं। पराग कणों या फिर सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होना, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होना क्या होता है, लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन होता है, लघु बीजाणु या फिर सूक्ष्म बीजाणु जनन होता है, लिख दूं, लघु बीजाणु या फिर सूक्ष्म बीजाणु जनन होता है। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
यहाँ तक एक एक चीजें सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए सर। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? जब परागकण के बनने की क्रिया तो सूत्री विभाजन होता है, परागकण वहां बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। जैसे मानवों में क्या होता है, मनुष्यों में क्या होता है, जीवों में क्या होता है, जनन होता है, जनन होता है। उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है। यहाँ पे निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, निषेचन पहले की घटना है ना, ये जब निषेचन के पहले की घटना में निषेचन हुआ नहीं, निषेचन कब होगा, जब ये परागकण मादा के अंडाणु में पहुंच जाएगा, उसको बोलेंगे निषेचन। ठीक है, चलो अब देखते परागकण की संरचना। मिटा दी उसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिए होगे, है ना। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करो यार, टॉपिक है ना, अभी है टॉपिक। और परागकण की संरचना हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझ लो आज सब कुछ, है ना। नहीं बाद में समझाना, समझा तो देंगे बाद में, लेकिन अब इतना है ना सारी चीजें। परागकण की संरचना में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले हमको देखते हैं कुछ गोला गोला। अब हमको पता है गोला गोला के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ये देखो हमने बना दिया केंद्रक। केंद्रक के अंदर थोड़ा सा कुछ काला काला बना देते हैं, बना दिए। अब पता है केंद्रक और गोला गोला के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ जल भरा होता है। ये हमने क्या किया, जल भर दिया। ठीक है, देखो सच में ये होता है केंद्रक, और ये क्या होता है, केंद्रक द्रव। ठीक है, ये क्या हुआ, ये केंद्रक हुआ और ये केंद्रक द्रव्य हुआ। अब देखो ये परागकण ऐसा नहीं होता, परागकण अब ऐसा होता है। ये देखो ये हुआ आपका, देखो लड़कियों जैसे हम भी सजा रहे हैं, तो लड़कियों लाइक कर दो, इसको दबा के अंगूठा मार दो, उसमें हिला डालो, उसको पूरा हिला डालो, फोड़ डालो फोन को, फोड़ो नहीं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बस वही चाहिए मुझे, सच में यार चाहिए होता है। देखो इसके अंदर हुआ एक केंद्रक हुआ, डंडी तो गई नहीं, इसके अंदर क्या हुआ, केंद्रक द्रव्य हुआ। अब ये जो बाहरी वाले भैया ये सब चीजें, ये क्या है, ये है हमारे जनन छिद्र। क्या है, जनन छिद्र। अब आप समझ गए यहां तक। इसका जो बाहरी जो आवरण है उसको बोलते हैं बाह्य चोल, इसके बाहरी आवरण को बोलते हैं बाह्य चोल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइन, इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइन। और इसके जो अंतः वाला आवरण है उसको बोलेंगे हम लोग अंतः चोल। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शायद इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। बाहरी आवरण को वाह्यचोल एक्साइन और अंतः आवरण को इंटाइन। देखो बाहरी आवरण वाह्यचोल क्या करता है, वाह्यचोल करता है पराग कणों की सुरक्षा। वाह्यचोल क्या करता है, वाह्यचोल करता है पराग कणों की सुरक्षा। अब ये वाह्यचोल समझो, अगर पराग कण जा रहा था रास्ते में, गिर गया हाईवे में गिर गया, 50 गाड़ियां उसके ऊपर से चली गई, परागकण तो पिचिन्नी हो जाएगा ना, इसे पिच पिच करके पिचिन्नी बन जाएगा वो, है ना। अब जब भैया इसके अंदर वाह्यचोल लगा है, एक्साइन लगा है, तो हाईवे में गाड़ी चढ़ी और ऐसे परागकण पड़ा है, थोड़ी बार गाड़ी हटी, रात में ऐसे देखा, अरे मैं कहाँ हूँ, अरे मैं तो हाईवे में हूँ, मैं तो पहुँचे नहीं। फिर तुरंत चप्पल उप्पल अपने पहना, जूते उते जो भी है, तुरंत चल दिया, है ना। इसलिए होता है एक्साइन वाह्यचोल, है ना। वाह्यचोल मतलब इसको प्रोटेक्शन देता है। वाह्यचोल क्या होता है, स्पोरोलिन इसके अंदर पाया जाता है, वाह्यचोल के अंदर पाया जाता है स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब देखो इंटाइन क्या होता है, इंटाइन होता है पराग नली का निर्माण करता है। इंटाइन, इंटाइन क्या करता है, इंटाइन पराग नली का निर्माण करता है, और उसी पराग नली से निकल करके यहाँ से पराग नली का निर्माण हो जाएगा। ये देखो जैसे परागकण इधर से बाहर निकल आया, चाचा देखा इस पराग नली मतलब दरवाजा, अच्छा झांक के देखा, अच्छा बाहर कोई है तो नहीं, तुरंत परागकण बाहर, यहाँ से परागकण झांका, देखा इसका केंद्र कोई बाहर है तो नहीं, अच्छा देखा, अरे वहाँ चोर खड़े हैं, भाग जाओ भागो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। फिर लाइट इशू है, थोड़ा समझ लो यहाँ पे, ठीक है, बस 1 मिनट, दरवाजा बंद कर दिया। अब देखा दरवाजा खाली है, तुरंत बाहर, परागकण बाहर। तो देखो
पराग नली का निर्माण कर देते हैं। कौन? जब पराग कण को निकलना होता है तो जो इंटाइन होता है, अंतःचोल होता है, वो पराग नली का निर्माण कर देते हैं, जिससे पराग कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो लाइट का इशू चल रहा है, देखिए बनवा रहा हूँ, एक सेकेंड। क्या हुआ, बोर हो गए? बस इतने थोड़े से में लाइट चली गई थी थोड़ा सा, तो बोर हो गए। अरे सुनो तो सुनो जी, चलो देखो एक बात यहाँ पे, चलो ठीक है, बोर हो गए, थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं आप लोगों को। देखिए कहते हैं ना, हमको अच्छा व्यक्ति बनना है। कैसा व्यक्ति बनना है? हमको अच्छा व्यक्ति बनना है। सभी लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना। आखिरकार अच्छा कैसे बना जाता है? क्या कोई अच्छा बनने का अलग से स्कूल होता है? कैसे बना जाता है? क्या आपको पता है? कोई शॉर्ट टर्म में आपको किसी ने बताया कि सर यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे? किसी ने बताया? मैं बताता हूँ। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। रही बात पैसों की, पैसे तो आज नहीं तो कल आप कमा ही लेंगे। जब आपके पेट के अंदर भूख जगेगी ना, जब आपको कुछ खाने की चिंता होगी, तब तो आप पैसे कमा ही लेंगे। लेकिन वास्तविकता में अच्छा व्यक्ति वही होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। यदि आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी अच्छाई उसी दिन से चली गई। ठीक है, समझिएगा, बड़ी समझने की बात है ये। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे गाइनोसियम यानी कि मादा भाग। ठीक है, क्या देख रहे थे बेटा? मादा भाग। चलो एक सेकंड ना, हाँ मादा भाग देख रहे थे। तो हमको पता है कि जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है? वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? वो पुष्प का मादा भाग होता है। और हमको ये भी पता है कि जो जायांग होता है, ब्लैक मार्कर किधर चला गया? एक सेकंड ना, देखिए जो जायांग होता है, दूसरी बात हमको ये भी पता है कि जो जायांग होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जायांग स्त्री केसर से मिलकर के बना होता है। किससे बच्चों? स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा। जायांग स्त्री केसर से मिलकर के है ना, जायांग स्त्री केसर से मिलकर के बना होता है। अब आपको पता है कि स्त्री केसर, जो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, आपको पता है, याद किया रहा था ना, क्या होता है? स्टिग्मा, फिर हाँ सही बोल रहे हो, स्टाइल, फिर ओवरी। अब ये 3 चीज़ों का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए तुरंत कमेंट करिए, आप लोगों के लिए इतना वर्क है, अब आप लोगों को इतना करना पड़ेगा यार। देखो जब मैं तुम्हारे लिए इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो यार छोटा सा काम है, तुम लोग करिए। ठीक है, कर दिए। हमने देखा कि जो ओवरी है, इसको मैं बता देता हूँ। ओवरी यानी कि जो अंडाशय है ना, अंडाशय में किसका निर्माण हो रहा है? अंडाशय में निर्माण हो रहा है बीजांड का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि बीजांड की आखिरकार संरचना कैसी होती है। ठीक है, क्या समझेंगे? बीजांड की संरचना कैसी होती है। ठीक है, बीजांड की संरचना को हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप बोले मैं चित्र बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे चित्र बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी अभी, है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को? डिस्प्ले कहाँ है? हाँ बस ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा इसको हम सजा भी देते हैं, है ना। क्या सजा दें? इसमें देखो 3 गोलियां इसमें यहाँ रहती हैं, 1 2 3, और 3 गोलियां यहाँ, 1 2 3, अब बीच में कितना रहता है? बीच में 1 गोली रहता है ना, ऐसे ही समझ लो, है ना। इसके आसपास क्या होता है? इसके आसपास मतलब कि जाल होता है ना। ये देखो सजा दिया, सजा दिया ना,
सज तो गया भैया, अब और तुम सजवाना चाहो तो बताओ। इसको ग्रीन कर देते हैं, 3 है हमारे पास, ठीक है, याद रखियो। देख लो क्लास करते समय आज इतना डिस्टरबेंस है ना। क्लास करते, एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ बताएं। हाँ सतीश, थोड़ी देर में हम कॉल कर रहे हैं आपको। हाँ देखिए यहाँ पे कॉल आ गया था, बताइए क्या करें। चलो ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, है ना। अरे सर कोई दिक्कत तो, एक सेकेंड ना, हम थोड़ा सा ये साउंड क्लियर है ना हमारा, सब ठीक है, सही तो था सब। क्या मैसेज क्या है? अरे सर बता दो, इनसे क्लास है अभी, ठीक है। हम बोलिए क्लास है अभी, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नहीं सॉरी, मैसेज ही कर दीजिए आप, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ चलिए है ना। देखिए ये हमको पता होगा एक बीजांड इसके अंदर होता है, इसके अंदर ऐसा ही बना होता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं बीजांड का जो बाहरी वाला आवरण है, इस आवरण को और इस आवरण को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण, ठीक है, मतलब आधा आवरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण, यानी कि आधा आवरण, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है, जिसके माध्यम से ये टिका रहता है। हाइलम के माध्यम से बीजांड ओवरी में टिका रहता है, खड़ा रहता है। अब आता है नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। ये जो बड़ा वाला बीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड, नहीं बड़ा वाला बीज नहीं, जो बीच वाला है ना, जाल टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय। और जो ये बीज है ना बड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण पोष। भ्रूण पोष यानी कि छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे को हमने क्या बोला? छोटे छोटे को बोला भ्रूण। अब भ्रूण को खाना देने के लिए क्या होगा? भ्रूण पोष होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण पोष, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बीजांड की संरचना में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई? किसी भी बंदे को? एनीवन? एनीथिंग एल्स? बताओ भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। हाइलम से टिका रहता है, अध्यावरण इसको बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं, बीच वाले भाग को भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर जो भ्रूणपोष है इसको देख लेते हैं। अब हमने अभी देखा है कि भ्रूणपोष में 3 कोशिकाएं इधर रहती हैं और 3 ही कोशिकाएं इधर रहती हैं, है ना। कंफर्म? कलर कर दें इनमें, ये लो, है ना, इधर भी कर दें, ये लो। जितना जितना कहोगे ना तुम लोग, सब सब होगा इधर, है ना ये लो। अब इसमें थोड़ा सा वो कर दे ना, थोड़ा थोड़ा बिंदा टाइप का रख दे, ताकि केंद्रक वेंद्र टाइप पता चल जाए ना। 3 है, नहीं तुम लोग पता लगे पढ़ते पढ़ते भूल जाओ, बाद में हमका गलत ठहरा दो। तुम लोगों की आदत है ना कि कुछ भी है भैया, कोई नहीं गलत है, इसका मतलब भैया ही गलत है ना, जलाए दो वहीं इनका, अरे भैया आप ही गलत है ना। ये देखो, चलो ठीक है, हमने इसको जो भ्रूण पोष था इसको हमने इधर बना लिया। अब ये जो सेल्स है, भ्रूण कोशिका की जो कोशिकाएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। भ्रूण कोशिका की जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बच्चे? प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक है। अब जो बीच वाली सेल है उसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिकाएं। बीच वाली कोशिका सेल्स को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिकाएं। जो ऊपर वाली सेल है, ऊपर वाली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं, और बीच वाली कोशिका को अंड कोशिकाएं, है ना, अंड कोशिका बोलेंगे क्योंकि ये कोशिका एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे 3 कोशिकाएं, और जो ये केंद्रक होता है ना बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और नीचे वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। चलो यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबसे ऊपरी वाली कोशिका को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, और उसके नीचे कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका।
फिर सबसे नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। बताओ बीजांड की संरचना में इतना दिक्कत किसी को? अब बोलोगे भैया अब इसकी आगे का भी पढ़ाओ, ये कोशिका निकल के इसमें आती, फिर ये कोशिका स्फुटन होकर बाहर निकलती है, तब जाके जो परागकण आता है वो आता है। ये बेटा नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो अगर इसको पढ़ाऊंगा, वन शॉट वीडियो जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का पहुंच जाएगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन। वन शॉट का मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक रिवीजन, जल्दी जल्दी इतना रिवीजन कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, तो सबसे मतलब ठीक ठाक बात है, लेकिन अगर लिख रहे हो ना तो इससे क्या होगा? रिवीजन आपका होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर हमारे समझ लीजिए अगर बायोलॉजी के लेक्चर हैं, अगर वो लेक्चर को आप लोग एक बार देखेंगे अच्छे से याद होगा, दूसरी बार देखेंगे और अच्छे से याद होगा, तीसरी बार देखेंगे पूरी बायोलॉजी रट जाएगी, पूरी तरह हम पढ़ाएंगे, है ना। आपने देखा है कि बीजांड अंडाशय से बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हमने बोला हाइलम। ठीक है, हाइलम बोला। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक जो हमारा आता है परागण के ऊपर। ठीक है, पॉलिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर? परागण, यानी कि पॉलिनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परागण, पॉलिनेशन। अब परागण क्या होता है? परागण की क्रिया क्या होती है? बताओ। परागण यानी कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों को हम लोग बोल सकते हैं परागकोश। परागकोश से लिखिए इसको। परागण किसे कहते हैं? कि कोई परागकोश है। क्या है? समझिएगा, यहाँ पे समझो पहले। देखो ये परागकोश है, यहां से परागकण निकला, कहां पहुंचा? पराग कणों का परागकोश से ये क्या है? परागकण। परागकोश से पराग कणों का मादा के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बताइए बॉस, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझो, परागकोश के अंदर बना परागकण, वो परागकण निकला, कहां पहुंचा? वर्तिकाग्र। वो कैसे पहुंचा? ट्रेन से गया, बस से गया, बाइक से गया, बुलेट से गया, है ना। बुलेट ट्रेन से गया, हवाई जहाज से गया, कैसे भी गया। हवाई जहाज मतलब समझ रहे? कोई कीट होता है ना, कीट उसको उड़ा के ले गए, कीट बैठाया अपने ऊपर, गए परागकण। अच्छा 5 लोग, बैठो तुम बैठो, पीछे बैठो इधर पीछे बैठो तुरंत बैठाया, लेके उड़ लिया। हाँ यार, सच में उड़ लिया। देख लो, उड़ के वहां पहुंच गया था उधर की तरफ, आप चल के आया यहाँ पे, है ना। क्या करें, उड़ गए यार, पहुंच गए ना। जैसे ये परागकण देके उड़ जा रहा है, इसी तरह हम भी। तो देखो परागकण जो होता है, जो परागण की क्रिया होती है, वो कई प्रकार से हो सकती है। पहला तो हो सकता है उड़ने का, मतलब जल के उसमें हवा के द्वारा, फिर वायु द्वारा, फिर कीट पतंगों द्वारा। पता लगे तूफान चली, परागकण वहां से वहां चले गए, कई तरीके से होते हैं। लेकिन परागण की जो क्रिया होती है वो मेनली 3 होती है। पहला होती है सेल्फ पॉलिनेशन, पहला होता है आपका स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पर परागण, जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इंग्लिश में लिख लो इसको, समझाए दे रहा हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग इसको लिख लेना। और तीसरा क्या होता है? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बताओ सर, यहां तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अब देखो स्वपरागण क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब समझो, सेल्फ, व्हाट इज मीन्स अबाउट सेल्फ? 1 सेकेंड ना, व्हाट इज मीन्स अबाउट सेल्फ?
सेल्फ मतलब होता है खुद में, ऐसा परागण की क्रिया या ऐसी परागण की क्रिया जो खुद में हो जाए। जैसे मजाक में लेना, ठीक है, जैसे मैं क्या खुद बच्चे पैदा कर सकता हूँ अकेले रह के? नहीं पैदा कर सकता ना, सच में नहीं कर सकता यार, कंफर्म है। सोच रहे हो उसमें भी तुम लोग सोच रहे हो यार, सच में, क्योंकि मैं मेल हूं, है ना। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके अंदर खुद से बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाए, खुद से नया फूल बनाने की क्षमता आ जाए, उसको बोलते हैं स्वपरागण, यानी उसके अंदर ही परागण हो जाए। उसी के अंदर एक फूल हमने लिए, जैसे ये गुलाब का फूल देने गए, उसी के अंदर पॉलिनेशन हो जाए, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि पराग कण, क्या बोलेंगे, पराग कोश से पराग कण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। बताओ, अब पर परागण का हुआ। अब इनके बारे में तुम डिटेल पढ़ोगे, डिटेल के लिए आपको लेक्चर जाना पड़ेगा। लेक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान, कक्षा 12 जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है, वहीं पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो ऐसे करके अपलोड है, वहीं पर जाके देख लो, ठीक है। अब देखो पर परागण क्या होता है। सपोज दैट ये परागकण है, ये फूल है ऐसे, ये परागकण चाचा उड़े ट्रेन में बैठ के शू 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 शू, फिर यहाँ से हवाई जहाज पकड़े, फिर हवाई जहाज में से बैठे शू, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ के आए, घुस गए, ये फूल ये बन गया। यानी कि परागकण यहाँ का था, इस जगह का, फूल यहाँ का था। जब परागकण दूर से आकर के किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग में प्रवेश करता है, इंटर करता है, दरवाजा खोल के घुस जाता है, उसको बोलते हैं पर परागण। बताओ, पर परागण के बारे में लिख लोगे ना, खाली समझ लो, लिखने के लिए ना सिंटेंस तो तुम ऑटोमेटिक तुम बना लोगे यार, सिंटेंस तुम ऑटोमेटिक बना लोगे। अब भैया जो पर परागण है किसके द्वारा हो गया, जहाज में बैठ के निकल लिया, वायु परागण, जल परागण, है ना, और कौन से परागण, जंतु परागण हो गया वह, है ना, ये सारी चीजें हो गई परागण में। समझ गए, समझ गए ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब वो टॉपिक है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मिटा दें, अब चलो इसको लिख लो तुम लोग जल्दी से, वन शॉट में इतना पढ़ा दिया आपने, इसको लिख लो। अब चलिए हम लोग, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता क्या होता है, क्या होता है बहुभ्रूणता, आखिरकार समझो, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में सीधे डायरेक्ट, बहुभ्रूणता क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, क्या बताओगे। देखो सबसे पहली चीज कि जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं, कोई बीज है, जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं तथा बहुत से पौधों को पैदा करने में सक्षम होते हैं। लिख दे यहाँ पे, जब किसी बीज में या जब किसी भी बीज में, आपको पता है कि बीज के अंदर भ्रूण पाए जाते हैं, जब किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं, ठीक है, जब किसी बीज में बहुभ्रूणता क्या होती है, बहुभ्रूणता यानी कि बहुत ढेर सारे भ्रूण, जब किसी बीज में बहुत ढेर सारे भ्रूण हो तथा बहुत से पौधों को, बहुत ढेर सारे बहुत भ्रूण होते हैं तथा बहुत सारे पौधों को, बहुत सारे पौधों को पैदा कर सकते हैं, बहुत सारे पौधों को पैदा कर सकते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पता चला एक तो लॉलीपॉप का डिब्बा है, वो डिब्बा के अंदर एक लॉलीपॉप बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत ढेर सारे लॉलीपॉप हैं, अगर बांटने जाओगे 100 लोगों को बांट दोगे, लेकिन बाहर दिखा तो एक ही लॉलीपॉप है। तो इधर क्या बोला जाता है कि जब किसी बीज के बहुत सारे भ्रूण होते हैं, वो जितने भी सारे भ्रूण होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को पैदा कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे पौधों का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, कंफर्म है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि जब बायोमन पढ़ाता है ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ तो यार काफ़ी अच्छा फील होता है,
है ना। तो आप लोग देखिए इंस्टाग्राम पे मैंने आपको दिखाया कि इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारे मैसेज करते हैं बच्चे लोग, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा बात करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी कुछ बात जेन्युइन रही, कुछ बात जरूरी रही, तो आपको मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, आप लोग वहाँ हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली टाइम देता हूँ सबको, ठीक है। यदि आप इंस्टाग्राम पे आते हैं तो आपको टाइम देते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अब आप लोग मुझसे ये बताइए, जब मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा था तो वहां पे मधुमक्खी यानी कि मधुप का वो बताया था, क्या चित्र बना के बताया था कि जो मधुरानी मक्खी होती है ना, वो बिना जनन किए ही नर मक्खी का निर्माण कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो अनिषेक जनन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, कि जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है। अनिषेक जनन क्या होता है कि जब बिना निषेचन के, ठीक है, जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है, निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि बिना निषेचन के, यानी कि नर और मादा की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें केवल किसकी जरूरत है, बच्चे पैदा करने वाले यानी कि मादा की जरूरत है, और नर की कोई जरूरत नहीं। अगर वो है भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बच्चे तो पैदा कर ही देगी, है ना। समझ आए ना, चलो या तो समझ गए। अब आता है एक आपका शब्द आता है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। देखिए ये सब छोटे छोटे हैं, अब ये सब पता है क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन है। देखिए अनिषेक फलन जो शब्द था, अनिषेक फलन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो नॉल नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया बच्चे, नॉल नामक वैज्ञानिक ने किया। अब जो जितने भी हमारे परिंदे हैं ना उड़ने वाले, उनकी जो वो थी ना, क्या पंख थी ना, वो कमजोर हो गई। अब ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे तेज तेज उड़ो, चलो जल्दी उड़ो, ढीले मत हो यार, ढीले मत हो। अनिषेक फलन क्या होता है, नॉल नामक वैज्ञानिक सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। देखो अनिषेक फलन क्या होता है कि जब फल बिना निषेचन के बन जाता है तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं। अब ये बताओ, अनिषेक जनन में बिना निषेचन के किसका निर्माण होता था, भ्रूण का। अनिषेक फलन में जब फल बिना निषेचन के बनता है, जब फल बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अनिषेक वर्त याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब फल बिना निषेचन के, यानी कि उस फल को परागकण नहीं चाहिए, पॉलिन ग्रेन्स चाहिए ही नहीं, वैसे नो बना देगा। जैसे 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 अब आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका केला हो गया, अनानास हो गया, अंगूर हो गया, बताओ, जैसे हो गया आपका अनानास, फिर हो गया आपका केला, ये अनानास गलत लिखा है, हाँ मैं बता दे रहा हूँ यार, कैसे लिखा जाता है, अनानास, 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 सही है, ये एक छोटा ना भी रहता है। अनानास हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया। अरे यार थोड़ा हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। देखिए इसका अनिषेक फलन में मतलब जो अनानास होता है, केला होता है, इसको मादा की जरूरत नहीं होती है, वो नर की, परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली बना देगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, फल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भैया फ्रूट क्या होता है, मिटा दे इसको। चलिए समझ आया कि नहीं बताइए, सच में बताइएगा, रियल बताइएगा बिल्कुल। अब तुम बताओगे कैसे, पहले तो कमेंट करोगे, दूसरा लाइक कर दोगे यार, लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि मैं पता है मैं जब खाली हुआ करता हूँ ना तो अपने लेक्चर्स के लाइक गिना करता हूँ, है ना। अब मैं लाइक इसलिए गिनता हूँ ताकि मैं देखता हूँ यार कि कितने लोग मुझे वास्तव में प्यार करते हैं,
सच में वैसे भी मैं इतना हैंडसम दिखता नहीं हूँ, है ना, इतनी मुझ में क्वालिटीज़ नहीं है शायद कि आप लोग मुझको वो कर अप्रिशिएट कर सकें। इसलिए क्या करें, आप लोग सर लाइक ही कर दीजिए, उसमें समझ जाऊँगा मैं, है ना। बाकी आप लोगों को सब पता है। चलिए मिटाएं। और देखिए मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आप लोग एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के फील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो आप हमसे यूट्यूब की टिप्स ले सकते हैं। उसके लिए हमारा चैनल है बायो अमन टेक। कौन सा चैनल? बायो अमन टेक। इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग जाइएगा उस चैनल पर विजिट करिएगा और यूट्यूब की टिप्स लीजिएगा, ठीक है। बायो अमन टेक। और मैं आपको सारे यूट्यूबर्स की तरह कुछ फेक न्यूज़ नहीं दूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट घुमाऊं, जो बात है रियल बता दो, खत्म करो वीडियो को। जैसे मैं आपको यहाँ फ्रैंकली समझाता हूँ, वैसे वहाँ भी बायो अमन टेक में भी फ्रैंकली ही समझाऊंगा। तो चलिए ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब बस छोटे छोटे पॉइंट बचे, चैप्टर आपका खत्म ही हो गया है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बचे, समझा देता हूँ, नहीं तो फिर एग्जाम में आएंगे तो फिर आप लोग तुरंत ब्लेम कर देंगे मुझे कि आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तुरंत आप लोग ब्लेम करेंगे, मुझे पता है। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका फल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है कि पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना को फल कहते हैं। फल किसे कहते हैं? कि पुष्प में निषेचन के बाद, पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय में, पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय में बनने वाली विशेष संरचना को, अंडाशय में बनने वाली विशेष संरचना को फल कहते हैं, ठीक है। देख लो कितनी जल्दी लिखता, सोचो जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था ना, बहुत जल्दी लिखता, स्पीड से। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम की टिप्स में एक बात वायरल बता देता हूँ बिल्कुल अभी ही, कि आप लोग एक पेन का चुनाव कर लीजिए, किसी से बताना मत, ठीक है। आप लोग एक पेन का चुनाव कर लीजिए, एक क्लियर कट पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मेरा एक पेन है एल्कॉस बिटर बेल पेन, अभी तो फिलहाल स्टूडियो में रखा रहता है यार, है ना, इधर नहीं है, उधर रखा है, दूर है थोड़ा सा, ठीक है। ये दिखाता है एल्कॉस बिटर बेल पेन मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग एक पेन का चुनाव करिए, इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो जब आपको पता है कि सपोज दैट ये फल है हमारा, ये क्या है, ये अंडाशय है, ये क्या है, पुंकेसर है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे परागकण गया, परागकण नीचे गया, नीचे यहाँ पे आया। अब जब ये अंडाशय, अंडाशय जब एक विशेष संरचना में बनने लगे, ये बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, ये देखो। जब अंडाशय में बनने वाली, अंडाशय में के अंदर एक विशेष संरचना बनने लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फल, ठीक है। यहां तक समझ गया। अब हम लोग भी देख सकते हैं कि परागण के बाद, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परागण के बाद बीजांड में बदल जाना। परागण के बाद अंडाशय का बीजांड में बदल जाना पुष्प के अंडाशय आकार की वृद्धि करके फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है कि परागण के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है, पुष्प का अंडाशय आकार में वृद्धि करके फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है? बीज में। और जो अंडाशय होता है, पुष्प का अंडाशय होता है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वो फल में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फल बोलते हैं। अब आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि फल के दो भाग होते हैं, पहला होता है फल भित्ति, दूसरा होता है बीज। अब आप सुने होंगे कि जो भैया फल होता है, यानी कि जो फ्रूट होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है फल भित्ति और दूसरा होता है बीज। इंग्लिश में लिख दें इंग्लिश में हम लिखे दे रहे हैं फ्रूट वॉल और दूसरा को लिख दे रहे हैं सीड, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रूट वॉल, अब इसको हमने लिखा सीड। लड़के सोच रहे हो कि उधर का लेने जाता है, एक्चुअली उधर ही मार्कर और सब रख देता हूँ ना, सामने रखने की जगह नहीं, उधर एलसीडी है, उधर रख देते हैं साइड में। इधर से कोई टेक्निकल दिक्कत हुई तो वहाँ पे जाके हम लोग देख लेते हैं, तो ऐसे सीधा खड़ा होकर जाना पड़ता है, कैमरे के सामने हटना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखो फल भित्ति क्या होती है, फल भित्ति क्या होती है, अब बीज क्या होता है।
बता दें यहाँ पे थोड़ा सा, देखो जो फल भित्ति होती है यह अंडाशय की भित्ति से बनती है। फल भित्ति जो होती है यह किसकी भित्ति से बनती है? अंडाशय की जो दीवार होती है ना उसी की से बनती है, अंडाशय की भित्ति से बनती है। जो फल भित्ति होती है वो किससे बनती है? बात समझ चुके हैं आज आप लोग कि फल भित्ति अंडाशय की भित्ति से बनती है। अब पूछेंगे कि फल भित्ति में खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो जो मध्य फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति। अब आपको पता है यदि फल भित्ति का आवरण बाहरी वाला आवरण रहेगा, बाहरी वाला फल भित्ति रहेगा तो उसमें क्या होगा? बाहरी वाले फल भित्ति में ये होगा, छिलका होता है वाह फल भित्ति। फिर मध्य फल भित्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं गूदा, है ना, गूदा बोलते हैं ना, गूदा ही तो खाया जाता है। इन पे ज्यादा डाल दिए यार, दिख रहा है ना, गूदा खाया जाता है। तो मध्य फल भित्ति क्या हुई? गूदा। फिर अंतर की सबसे अंदर वाली फल भित्ति क्या बोलते हैं? हम सबसे अंदर वाली फल भित्ति को बोल दिए अंतः फल भित्ति, है ना। तो देखो, तो फल में कौन सा खाने वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? बताइए बॉस, बताओ। फल भित्ति किसका बना होता है? अंडाशय की भित्ति से बनता है फल भित्ति। फल भित्ति में खाने वाला भाग, है ना। एक सेकंड ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो बीज होता है, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण कहाँ पे होता है? बीज का निर्माण बीजांड में होता है। ये देखो ये मार्कर बहने लगा, है ना। बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता है कि जो बीज का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? बीज का निर्माण होता है बीजांड में, बीजांड में। ठीक है, कहाँ पे होता है? बीजांड में। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे। देखो ये बताइए, आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग सेब खरीदने जाते हैं, ये देखो, अब हमने देखा होगा यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर होता है। फलों में स्टिकर क्यों लगाया जाता है? कभी आपने सोचा है? सोचा है कभी कि भैया ये फल में स्टिकर काहे लगा देते हैं? ऐसा थोड़ी ना स्टिकर देख के बता दें कि 50 रुपया किलो, 80 रुपया किलो है, ऐसे थोड़ी नहीं बताते। कैसे बताए? स्टिकर क्यों लगाया जाता है? फलों में स्टिकर फलों की गुणवत्ता को देखने के लिए लगाया जाता है कि ये फल कितना अच्छा है, वो उनके हिसाब से स्टिकर लगे रहते हैं। वो लोग डेली देखते तो समझ जाते हैं इसकी गुणवत्ता ये होती है। अब ये बताओ हमको, आप फलों की रानी क्या होती है? फलों की रानी कौन होती है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो। फलों की रानी कौन होती है और फलों का राजा कौन होता है? फलों का राजा तो सबको पता होगा। चलो ये क्वेश्चन तुम दोनों लोगों से है। फलों की रानी का नाम आता है ला से, और फलों का राजा का नाम कैसे आता है हम नहीं बताएंगे। क्या बता दें? हम नहीं बताएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जो फल होते हैं, एक होते हैं सत्य फल, एक होते हैं असत्य फल। ठीक है, सत्य फल और असत्य फल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हेडिंग डालिए सत्य फल लिखिए, हेडिंग डालिए सत्य फल, इंग्लिश में लिखिए ट्रू फ्रूट्स। पुष्प के अंडाशय से जब फल का विकास होता है, जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से यहां से हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे सत्य फल बोलते हैं, जैसे आम, मक्का, अंगूर आदि। हेडिंग डालिए असत्य फल। असत्य फल में लिखिए कि जब फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना हो करके, जब असत्य फल में, फॉल्स फ्रूट में, जब फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना हो करके पुष्प के किसी और भाग से फल का निर्माण हो जाता है। पुष्प के किसी और भाग से, पता लगे सेपल से हो गया, पेटल से हो गया, एंड्रूसियम से हो गया, सॉरी हाँ एंड्रूसियम से हो गया, गाइनोसियम से बस ना हो, गाइनोसियम के ओवरी भाग से ना हो, स्टिग्मा स्टाइल से हो जाए तो भी हम लोग उसको बोलेंगे असत्य फल होते हैं। उसको हम अनिषेक फल भी बोलते हैं, तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे जैसे हो गया आपका सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया आदि हो गया। तो सत्य फल और असत्य फल आप लोग जान चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और यहीं पर आपका जो चैप्टर है ना वो क्या होता है? क्या होता है? खत्म होता है।
तो अब भैया आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया एमसीक्यू तो करवाए नहीं हो। तो देखो सबसे पहले एमसीक्यू का जो वीडियो है ना, पुराने वीडियो हमारे पड़े हैं कहाँ पे, इसी चैनल, ये चैनल है ना, इसी के आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, सबसे नीचे वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो उधर ही इसके पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप लोग जाइए पुराने वीडियोस को देख लीजिए, फिर हम नया वीडियो लाएंगे, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जन का नया वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पुष्प की गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है फलों में स्टिकर। अब फलों का राजा इसका यार जवाब दे दो मुझको। चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। आपने पढ़ा, आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा, समझा, अच्छे तरीके से पढ़ा, यानी कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि जब आप इतना बड़ा लेक्चर यहाँ तक देख सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरी दुआएं ना आपके साथ है, जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, कामयाबी ना तुम्हारे कदम चूमेगी। जब तुम यहाँ तक इतना साहस रख के लगातार 2 घंटे बैठ के इतना लेक्चर देख लिए, इतना पढ़ सके, तो यार मैं कहता हूँ तुम्हें, हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, तुम जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। तहे दिल से भाइयों अमन खुद कहता है, पर्सनली तुमको कह रहा है जो तुम देख रहे हो, यस बॉस तुम्हें ही बहुत आगे तक जाओगे। और जब तुम्हारे लिए कोई दुआ करता है, कोई प्रे करता है, तो क्या होता है, सारी जो कायनात की जो आदि शक्तियां होती हैं ना, वो भी सारी चीजें मिलाने में उसकी मदद करती हैं। तो मैं प्रे कर रहा हूं आपके लिए, पढ़िए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए और कुछ ना कुछ करके दिखाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू।